डियर क्लास 10 स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों का यकम तारीख को फर्स्ट तारीख को पहला पेपर दूसरा पेपर है, सॉरी, फिज़िक्स का, यानी कि साइंस ग्रुप वालों का। तो जिस तरह मैंने इंग्लिश का पेपर बना के दिया था एआई से, और मैंने बताया था कि एग्जामिनर जो है वो आजकल एआई से बहुत ज़्यादा हेल्प लेता है पेपर बनाने में, इसी तरह बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी फ़िज़िक्स का भी बना दें। एक पेपर पहले मैंने बना दिया हुआ है फ़िज़िक्स का, वीडियो अपलोडेड है चैनल पे, आप लोग वो देख लें। और ये दूसरी मैं आप बना दिया। तो जिस तरह ये इंग्लिश के पेपर में भी जो इंग्लिश टू उर्दू पैराग्राफ थे वो भी आ गया था जो मैंने बताए थे, एक दो बोर्ड्स में आए हुए हैं जो मैंने बताए थे। इस तरह एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन और भी काफ़ी चीज़ें जो बताई थी वो काफ़ी ज़्यादा, यानी कि 50% से अबव जो पेपर है वो प्रेडिक्ट कर देता है एआई, इसलिए अब मैं ये भी करवा रहा हूँ। सबसे पहले स्कीम है, ऑब्जेक्टिव जो है 12 नंबर का आएगा। एक एमसीक्यू सारे चैप्टरों में से आना है, और जो 2 एमसीक्यूज़ हैं वो 12, 16 और 14 में से आने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इन चैप्टर्स में से आना है, क्वेश्चन नंबर 3 इन चैप्टर्स में से आना है, और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो इन चैप्टर्स में से आना है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 इन चैप्टर में से, 6 इस चैप्टर में से, और 7 इस चैप्टर में से। और ये बात को मद्देनजर रखें, ये नहीं पता होता कि किस चैप्टर में से न्यूमेरिकल आएगा और किस में से थ्योरी। किसी में से भी न्यूमेरिकल और किसी में से भी थ्योरी आ सकती है। आप लोगों ने सारा तैयार करना है। सबसे पहले एमसीक्यूज़ हैं, एमसीक्यूज़ के ऑप्शन नहीं है, वो सीधा सीधा बस डायरेक्ट जवाब लिखा हुआ है, तो ताकि ईजीली आसानी हो याद करने में आप लोगों को। तो शुरू करते हैं। व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम? सादा पेंडुलम के टाइम पीरियड मालूम करने का फार्मूला क्या है? टी इज इक्वल टू 2πL/g फार्मूला होता है इसका। साउंड वेव्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ साउंड वेव्स, किसकी मिसाल है? तो मैकेनिकल वेव्स की एग्जाम्पल है साउंड वेव्स। आगे, द पावर ऑफ ए कन्वेक्स लेंस इज 5D, इट्स फोकल लेंथ इज। एक कनकेव, यहाँ पे होना था कन्वेक्स लेंस की पावर 5D है, इसकी फोकल लेंथ मालूम करें तो वो 20 सेंटीमीटर हो जाएगी, छोटा सा न्यूमेरिकल है। आगे, द फार्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करने का फार्मूला क्या है? तो n इज इक्वल टू साइन I/साइन R, साइन ऑफ इंसिडेंस रे या एंगल, और यहाँ और नीचे रिफ्लेक्टेड एंगल या रे। आगे है द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या है? तो वोल्ट है। उसके अलावा एक लैंप जो 12 वोल्ट सोर्स से जुड़ा है और 2.5 एम्पेयर करंट गुजर रहा है, तो इसकी पावर क्या होगी? तो आगे, व्हाट इज द पावर रेटिंग ऑफ ए लैम्प कनेक्टेड टू अ 12 वोल्ट सोर्स व्हेन इट कैरीज 2.5 एम्पेयर? तो इसके अंदर हम लोगों ने क्या फाइंड करना है? पावर। P इज इक्वल टू I/R फाइंड करके, तो ये फार्मूला लगा के इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। आगे जो है नंबर 7, द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ टू आइडेंटिकल रजिस्टर्स इन सीरीज इज 8 ओम, देयर पैरेलल रेजिस्टेंस इज। दो एक जैसे रजिस्टर्स की सीरीज में मजमूई रेजिस्टेंस 8 ओम है, पैरेलल में होगी, इसकी रेजिस्टेंस यानी क्या होगी? 2 ओम होगी। छोटे छोटे न्यूमेरिकल जो होते हैं वो भी आते होते हैं इसके अंदर एमसीक्यूज में। स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, इनपुट वोल्टेज बढ़ाता है, इंक्रीजेज इनपुट वोल्टेज। आगे, द प्रोसेस बाय विच इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड बाय अ हॉट मेटल सरफेसेस, वो अमल जिसमें गर्म मेटल की सतह से इलेक्ट्रॉन्स खारिज होते हैं कहलाता है थर्मोइक एमिशन। उसके बाद है द लॉजिकल ऑपरेशन x इज इक्वल टू A.B इज परफॉर्म्ड बाय विच गेट? x इज इक्वल टू A.B का मंतकी अमल किस गेट से ज़ाहिर होता है? एंड गेट से। आगे, विच इज़ मोर रिलायबल, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क? फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क में कौन सी ज़्यादा काबिल एतबार है? हार्ड डिस्क आंसर है। सूरज से एनर्जी की अखराज की वजह है, रिलीज ऑफ एनर्जी बाय द सन इज ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस जो हैं वो उसके अंदर हो रहे होते हैं। उसके बाद हम लोगों के पास है शॉर्ट क्वेश्चन 8 होते हैं, 8 में से 5 करने होते हैं, 2 नंबर का एक होता है। तो मैं हमेशा से कहता हूँ 5 ना करके आया करें, 1-2 एक्स्ट्रा 6 या 7 करके आया करें, ताकि अगर कोई गलत भी हो जाए तो नंबर ना कटे हैं, जो गलत वाला है उसको गलत कंसीडर कर लें और जो एक्स्ट्रा किए हैं वो उसको सही में कंसीडर करके नंबर आपको पूरे दे दे। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो आप लोगों को पता है चैप्टर नंबर 10, 12 और 16 में से आना है। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं? उसके अलावा जो एमसीक्यूज हैं वो आप लोगों की जो एक्सरसाइज में हैं वो आप लोगों ने सारे कर लेने हैं, ताकि मुख्तलिफ बोर्ड्स हैं तो मुख्तलिफ एमसीक्यूज आने होते हैं तो सारों के कवर हो जाएं। तो एक्सरसाइज के जिनको नहीं आ रहे वो एक्सरसाइज वाले कर लें, उनके हो जाएंगे, ये उम्मीद है। आगे, डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन की तारीफ करें। नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। नेट फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और हमेशा वस्ती पोजीशन की तरफ होती है।
अगर तो किसी ने बुक से याद किए हुए हैं या कहीं और से याद किए हैं तो वो क्वेश्चंस का आइडिया ले सकते हैं, और बाकी जो आंसर्स हैं वो अपने बुक वाले ही याद कर ले, लाजमी नहीं है ये याद करें, ये सिर्फ उनके लिए जिनको कहीं से आंसर नहीं मिल रहा। हुक के कानून की मसावात लिखें तो F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, और इसकी जो डेफिनेशन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी आप लोगों ने साथ करनी है, ठीक है। हुक्स लॉ की रेस्टोरिंग फोर्स क्या है, व्हाट इज रेस्टोरिंग फोर्स। तो रेस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स जो हमेशा जिस्म को वस्ती पोजीशन की तरफ धकेलती या खींचती है, अ फोर्स दैट ऑलवेज पुशेस और पुल्स द ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। आगे लेंस की पावर और इसका यूनिट बयान करें, डिफाइन पावर ऑफ ए लेंस एंड इट्स यूनिट। रेसिप्रोकल ऑफ ए फोकल लेंथ इन मीटर्स, यूनिट इज डायोप्टर, ठीक है। मीटर में फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल, यूनिट डायोप्टर, ठीक है। तो ये यूनिट साथ लाजमी लिखा करें, हो सके तो फार्मूला और इसका सिंबल भी लिख दिया करें। स्टेट द कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की शराइत बयान करें। रोशनी की कसीर से लतीफ़ मीडियम में जाए और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो। रे मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम और एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। आगे स्नेल्स लॉ क्या है, तो स्नेल का कानून क्या है, तो साइन आई ओवर साइन आर इज इक्वल टू एन, या एन इज इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर। इसकी जो डेफिनेशन है वो लाजमी लिखनी है, साथ डेफिनेशन के बगैर नंबर कट जाना। आगे थर्मोइक एमिशन की डेफिनेशन, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्राम अ हॉट मेटल सरफेस, गर्म मेटल की सतह से इलेक्ट्रॉन्स का अखराज। आगे नेम द बेसिक ऑपरेशंस ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो एंड और नॉट ऑपरेशन, इन सारों की नॉर गेट और ये सारे जो 4-5 गेट हैं, एंड और नॉट और नॉर गेट और इस तरह के 5 गेट्स हैं तकरीबन मेरा ख्याल है। इन सारों की डेफिनेशन, इन सारों की डायाग्राम आप लोगों को बनानी ज़रूर आनी चाहिए। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें भी 5 में से 8 करने हैं, लेकिन मैं आप लोगों को हमेशा कहूँगा ज़्यादा ही करके आया करें, 1-2, और ये 11, 13 और 17 चैप्टर्स में से आएगा। क्या साउंड एक मैकेनिकल वेव है, क्यों, यानी कि ये साउंड मैकेनिकल वेव वाई। यस बिकॉज इट रिक्वायर्स अ मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, हाँ क्योंकि ज़रूरी, हाँ क्योंकि इसे गुजरने के लिए क्योंकि इसे गुजरने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, क्योंकि गुजरने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। थोड़ा सा उलट पलट सा लिख दिया उर्दू मीडियम में तो उसको सही, हाँ क्योंकि इसे गुजरने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, इतना आंसर लिखना। आगे व्हाट इज़ ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर ह्यूमन। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज की डेफिनेशन नहीं आनी चाहिए, और वैसे भी आपको पता होना चाहिए इंसान के लिए काबिल समात फ्रीक्वेंसी की हद क्या है, तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज। आगे अल्ट्रासाउंड की तारीफ करें, डिफाइन अल्ट्रासाउंड, साउंड वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हायर देन 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली साउंड वेव्स को अल्ट्रासाउंड वेव्स का अल्ट्रासाउंड कहते हैं। आगे कूलम्स लॉ की का कानून तहरीर करें, तो फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर जो है वो इसका फार्मूला है। और इसके अलावा उर्दू मीडियम वालों ने भी बुक से कर लेनी है, ठीक है। जब 2 पॉइंट चार्जेस, जब 2 यूनिट पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे के डायरेक्टली का हासिले प्रोडक्ट चार्जेस का हासिले ज़रब हों और डिवाइड किया जाए उसको रेडियस पे, रेडियस के स्क्वायर पे, दास के स्क्वायर पे, तो उसके हम लोग कहते हैं कूलम्स लॉ। बुक में सही लिखा, आप लोगों ने वहाँ से कर लेना है आसान वर्डिंग में। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, द रीजन अराउंड अ चार्ज वेयर इट एग्जर्ट्स एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन एन अदर चार्ज, चार्ज के गिर्द वो जगह जहाँ दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाएं। आगे डिफाइन द यूनिट ऑफ वोल्ट, वोल्ट के यूनिट की तारीफ करें। 1 जूल ऑफ वर्क डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम चार्ज को मुंतकिल करने के लिए 1 जूल वर्क। आगे रोम और रैम में फ़र्क बयान करें, डिफरेंशिएट बिटवीन रोम एंड रैम। रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी है और रोम एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। उसके अलावा रैम का मुखफ़फ़ भी लिख सकते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। रैम वॉलेटाइल मेमोरी है और रोम नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, इसके अंदर मुखफ़फ़ भी लिख दें तो अच्छी बात है। आगे वाई इज ये ऑप्टिकल फाइबर यूजफुल फॉर कम्युनिकेशन, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के लिए मुफीद क्यों है। हायर डाटा कैपेसिटी एंड मिनिमल सिग्नल लॉस यूजिंग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डाटा की ज़्यादा गुंजाइश और सिग्नल का कम से कम नुकसान। यानी कि आप लोगों को पता है कि आप लोग नेट भी यूज़ कर रहे हो
तो अगर तो वहाँ पे फाइबर ऑप्टिक होती है तो वहाँ पे उसकी स्पीड भी तेज़ होती है और वो डाटा को कम्युनिकेट भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र भी तेज़ी से करता है, बजाय इसके कि कुछ घरों में कैट 6 लगी होती है। आप लोगों को पता है जिनके घर नेट लगा है, ये शहरों में जो रहते हैं उनको ज़्यादा पता होगा, तो उसकी स्पीड ज़रा स्लो होती है। लेकिन ये हमारी बहस का हिस्सा नहीं है, बहरहाल फिर भी मैंने थोड़ा बहुत बता दिया कि फाइबर ऑप्टिक जो है वो ज़्यादा तेज़ वर्क करती है। आगे डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स यूनिट, इलेक्ट्रिक करंट और इसका यूनिट बयान करें। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यूनिट इसका है एम्पेयर, चार्जेस के बहाव की शरह को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं और इसका यूनिट एम्पेयर है। ओहम का कानून बयान करें, बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टेट ओहम्स लॉ। तो V इज इक्वल टू आई आर, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, वोल्टेज करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये थोड़ी बड़ी शॉर्ट सी लिखी हुई है, जो बुक में लिखी है आप लोगों ने ओहम के लॉ की वो वाली डेफिनेशन करनी है। आगे कंडक्टर और इंसुलेटर्स में फ़र्क बयान करें, डिफरेंशिएट बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स अलाउ करंट टू पास, फॉर एग्जांपल कॉपर, इंसुलेटर डू नॉट अलाउ द करंट टू पास थ्रू इट, तो रबड़ वगैरह या वुड। कंडक्टर्स में से करंट गुजर सकता है, इंसुलेटर में से करंट गुजर नहीं सकता। एक है कि मिसाल लाजमी साथ लिखनी है, कॉपर लिख दें इसकी और इसकी रबड़ लिख दें या लकड़ी लिख दें। आगे डीसी मोटर क्या है, अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, वो वाला जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील करे वो हमारे पास डीसी मोटर कहलाता है। उसके बाद आगे है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आएगा चैप्टर 14, 15 और 18 में से। इसको देखते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर, कम्यूटेटर का क्या काम है? तो रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ करंट एवरी हाफ साइकिल, हर आधे चक्कर के बाद करंट की सिमत को तब्दील करता है, ये कम्यूटेटर का काम होता है। आगे डिफरेंशिएट बिटवीन स्टेप अप एंड स्टेप डाउन, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या फ़र्क है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी ही इंपॉर्टेंट, हर साल आता है बोर्ड एग्जाम्स में। आगे स्टेप अप इंक्रीजेज वोल्टेज NS ग्रेटर देन NP और स्टेप डाउन डिक्रीजेज वोल्टेज NS लोअर देन लेस देन NP। स्टेप अप वोल्टेज बढ़ाता है और स्टेप डाउन कम करता है, और साथ ये भी उर्दू मीडियम वालों ने भी लिखनी है, ठीक है। आगे हाफ लाइफ से क्या मुराद है? व्हाट इज मीन्ड बाय हाफ लाइफ, ये यानी कि इसकी डेफिनेशन लिखनी है। टाइम रिक्वायर्ड फॉर हाफ ऑफ द रेडियो एक्टिव एटम्स इन अ सिंपल टू डीके, वो वक्त जिसमें रेडियो एक्टिव एटम्स की निस्बत मिकदार टूट जाए। आगे बैकग्राउंड रेडिएशंस की तारीफ, डिफाइन बैकग्राउंड रेडिएशन, नेचुरली अक्रिंग रेडिएशंस प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट, माहौल में कुदरती तौर पर मौजूद रेडिएशंस जो हैं उनको बैकग्राउंड रेडिएशंस कहा जाता है। तो अब ये वाले जो क्वेश्चंस और आंसर्स मैंने कराए हैं और MCQs, ये आप लोगों ने अगर तो किसी ने बुक से किए हुए हैं, किसी और जगह से किए हैं, टीचर्स ने कहीं से करवाए हैं, आप लोग सिर्फ ये क्वेश्चंस का आइडिया रखें और आंसर्स वहाँ से याद कर लें। उसके अलावा MCQs मैंने आप लोगों को बताया है कि आप लोगों ने जो आप लोगों की ये जो बुक है उसकी जो एक्सरसाइज है उसके आप लोगों ने ये शॉर्ट क्वेश्चंस कर लेने हैं, और उसके अलावा ये वाले जो रिव्यू क्वेश्चंस हैं और कंसेप्चुअल क्वेश्चन छोटे छोटे, ये सारी एक्सरसाइजेज के अगर आप लोग कर लेंगे ना तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। ये वाले एक्सरसाइज के MCQs और ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन, और उसके अलावा ये वाले जो है ना इसके हर चैप्टर के एंड में समरी पॉइंट्स दिए होते हैं, ये भी आप लोग कर लें, इंग्लिश और उर्दू मीडियम वाले दोनों, तो आप लोगों का पेपर इंतहाई अच्छा, ये जो शॉर्ट और MCQs हैं बहुत अच्छे अंदाज में आप लोगों के बहुत अच्छे नंबर यहाँ से आ जाएंगे, कटने का चांस ही नहीं होगा। उसके बाद मैं बात करता हूँ लॉन्ग क्वेश्चंस की। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसका A और B पार्ट जो है वो कहाँ से आना है आप लोगों को पता है, चैप्टर नंबर 10, 12 और 16 किसी में से भी। अब इन तीनों चैप्टरों में से वो किसी में से भी न्यूमेरिकल दे सकता है और किसी में से भी थ्योरी दे सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि चैप्टर नंबर 10 में से थ्योरी ही आनी है और चैप्टर नंबर 12 में से न्यूमेरिकल ही आना है। ये कोई हो सकता है चैप्टर 16 में थ्योरी आ जाए, यहाँ से न्यूमेरिकल आ जाए, यहाँ से न्यूमेरिकल आ जाए, यहाँ से कोई थ्योरी आ जाए, कोई पता नहीं होता। जो इंपॉर्टेंट वाला है वो मैं करवा रहा हूँ, उसके अलावा भी जो सवाल आते हैं वो आप लोगों ने देख लेने, आप लोगों के टीचर्स ने बताए हुए हैं। लॉन्ग सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला ही है इसके अंदर, पहले चैप्टर में से और आने का चांस भी है। स्प्रिंग के साथ बंधे हुए मास के मोशन की वजाहत करें, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने बच्चे ये काम करना है कि ये वाली जो असल में आप लोगों के बुक में भी पिक्चर बनी हुई है ना वो आप लोगों को आनी चाहिए। ये आप लोग बना दोगे, आपको वैसे ही उसने ना पढ़े बगैर ही नंबर दे देने, एग्जामिनर को पता लग जाना कि इसको बच्चे को आता है। उसके अलावा ये असल में लिखा बहुत ज़्यादा शॉर्ट हुआ है, इतना तो ये वाला तो सिर्फ वो बच्चे याद करें जो
जो है ना बस वीक है बच्चे, जिनसे नहीं पढ़ा जाता ज़्यादा, वो ज़्यादा नहीं याद कर सकते, वो इतना याद कर लें। लेकिन जो लाइक बच्चे हैं उन्होंने ये सारा याद करना है, ठीक है, जो बुक में भी लिखा हुआ है। और उसके अलावा आप लोगों के टीचर्स ने आप लोगों को जो निशानात वगैरह लगवाए हैं, अगर किसी ने नहीं लगवाया तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसके अंदर उर्दू मीडियम में थोड़े से असल में वर्डिंग मुश्किल है, तो वो बुक से करे, मैं करवा देता हूँ, बुक से भी निशान लगवाता हूँ। तो अब मैं बुक से भी निशान लगवा देता हूँ। तो बुक से आप लोगों ने यहाँ से लेके तो यहाँ तक आप लोगों ने लिखना है, तो तब आप लोगों को अच्छी तरह ये कवर हो जाएगा। उसके अलावा ये वाली जो है ABC, ये वाली डायग्राम, और वैसे यहाँ पे भी बनाई हुई है, ये वाली भी बना सकते हैं। और उर्दू मीडियम वाले अगर तो हैं तो उन्होंने यहाँ से लेके, अगर से लेके तो फिर उन्होंने कर लेना है यहाँ तक, और साथ ये वाली 3 पिक्चर्स भी बना लेनी है, ठीक है। तब जाके आप लोगों को ये नंबर मिल रहे हैं ज़्यादा वाले। अगर तो बहुत ज़्यादा वीक बच्चे हैं तो वो फिर ये वाले कर सकते हैं, या किसी से नहीं हो रहा लंबे वाला। अगर न्यूमेरिकल जो है, जो इम्पोर्टेंट वाला है, वो मैं बता देता हूँ। लेकिन न्यूमेरिकल्स और थ्योरी मैंने पहले बता दिया है कि आप लोगों के पास 3 चैप्टर्स हैं, कहीं से भी आ सकती है। कोई ये लाजमी बात नहीं है कि ये जो मैंने बताए हैं सिर्फ ये वाले हैं, ये कहीं से भी आ सकती है। ये मैंने इंपॉर्टेंट वाले बताए हैं, तो करा देता हूँ। एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस ऑफ ए फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। कैलकुलेट पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। एक 10 सेंटीमीटर ऊंचा जिसम एक कन्वेक्स लेंस से 20 सेंटीमीटर के फासले पर है। लेंस की फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। इमेज की पोजीशन और साइज मालूम करें, ठीक है। तो शुरू करते हैं। डाटा हमारे पास है P इज इक्वल टू हाइट जो है HO कहाँ से लिखा गया, H है। हाइट 10 सेंटीमीटर, P 20 सेंटीमीटर और F 15 सेंटीमीटर। तो हम लोगों ने कैलकुलेट पोजीशन एंड साइज, तो फाइंड करते हैं हम लोग 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/m। और ये वाली जो है क्या उसने कही है दूसरी, पोजीशन और साइज। तो m इज इक्वल टू Q/P और m इज इक्वल टू HI/HO वाला फार्मूला लगेगा। तो ये HO ही था, सॉरी गलती से काट गया। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद जब ये वाला फार्मूला हम लोगों ने पुट करके कैलकुलेशन की, तो ये हमारे पास आ गया 1/Q का आंसर क्या आया है 1/60। तो Q हमारे पास अगर तो हम लोग देखें तो Q हमारे पास 60 बन जाता है, क्योंकि वो तो 1/60 तो 1/Q था, तो Q 60 सेंटीमीटर होगा। तो साइज़ अगर फाइंड करना है तो वो हम लोग करेंगे 20 डिवाइड करेंगे, यानी कि m इज इक्वल टू Q/P करेंगे, ठीक है। असल में ये HI और HO वाले फार्मूले से बच्चों ने किया नहीं ना हुआ, इसलिए मैं HI HO को कर नहीं रहा। सिर्फ यहाँ पे कर दें HI की जगह m कर दें, वही जो उसने कहा है, ठीक है। तो m कर लेते हैं, HI HO को छोड़ दें। m इज इक्वल टू Q/P फार्मूला पुट करें 60/20 ये था P हमारे पास, तो वो और मल्टीप्लाई हम लोगों ने 10 के साथ करना है, तो वो हमारे पास आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। अगर तो ये कैलकुलेशन करें 60 डिवाइडेड बाई 30 सेंटीमीटर आएगा। आगे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 होगा वो आएगा कौन सी चैप्टर में से, 11, 13 और 17, किसी में से भी थ्योरी, किसी में से भी न्यूमेरिकल आ सकता है। स्टेट एंड एक्सप्लेन कूलम्स लॉ, राइट इट्स मैथमेटिकल फार्मूलेशन। कूलम के कानून की तारीफ़ करें और वजाहत करें और इसकी हसाबी मसावात लिखें। तो यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट सा लिखा हुआ है, लेकिन मैं आप लोगों को बुक से लगवा देता हूँ। अगर कोई बच्चा नहीं कर सकता, यानी कि जो वीक बच्चे हैं उनके लिए सिर्फ या ये, बाकी जो हैं उनको मैं बुक से लगवाता हूँ, उर्दू और इंग्लिश मीडियम वालों का निशान। एक वैसे मेरे पास ये भी मैंने लिखा हुआ है, ये भी कर सकते हैं, लेकिन ये भी थोड़ा सा इसके अंदर मुश्किल अल्फाज यूज़ किए गए हैं, ठीक है। तो मैं करवाता हूँ आप लोगों को बुक से। तो बुक की तरफ चलते हैं। तो बुक पे आप लोगों ने पेज नंबर जो है आप लोगों का 74 बुक का, तो कूलम्स लॉ का जो टॉपिक है उसके आगे से शुरू करना है। वैसे अगर तो आप लोग ये लिख दें तो वो ज़्यादा बेहतर है, ये वाला कि ये किसने ड्राइव किया था, तो इतनी लाइन तो वो बेहतर है। लेकिन असल जो शुरू होना है वो यहाँ से लेके तो यहाँ तक पहले आपने इसको करना है, और उसके बाद ये थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर तो ये वाले बना दें ना आप 2 शक्लें और नीचे लिख दें, तो इससे बहुत अच्छा आप लोगों का इंप्रेशन पड़ जाएगा। उसके अलावा उर्दू मीडियम की तरफ चलते हैं। तो उर्दू मीडियम वालों ने यहाँ से लेके तो यहाँ तक पहले ड्राइव करना है, फिर यहाँ से लेके यहाँ F2 चार्जेस के दरमियान यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने लिखना है, तब आपको मार्क्स मिलेंगे फुल। अगर कोई वीक है तो फिर वो ये वाला लिख लें। वो सिर्फ जो वीक वाले हैं ना, वो फिर ऐसा उर्दू मीडियम में जो वीक है वो क्या करें, वो ऐसा करें कि वो यहाँ से ये वाली चीज़ लिखें, ये लिख के आगे ये वाला जो है ना, ये वाली चीज़, ये सारा कुछ लिख दें, ठीक है।
2-3 नंबर मिल ही जाएंगे। आगे चलते हैं तो इसका बी पार्ट जो है वो न्यूमेरिकल कहीं से भी आ सकता है, तो लेकिन इंपॉर्टेंट वाला मैं करा रहा हूँ, बार बार मैं कह रहा हूँ कहीं से भी आ सकता है। अ साउंड वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलोहर्ट्ज़ एंड वेवलेंथ 35 सेंटीमीटर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल 1.5 किलोमीटर। एक साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी 2 किलोहर्ट्ज़ और वेवलेंथ 35 सेंटीमीटर है, इसे 1.5 किलोमीटर का फासला तय करने में, यानी कि 1.5 किलोमीटर का फासला तय करने में कितना वक्त लगेगा। तो डाटा फ्रीक्वेंसी 2 किलो हर्ट्ज़ है, तो किलो हर्ट्ज़ को हर्ट्ज़ में पहले चेंज करना है, तो 2000 हर्ट्ज़ बन जाएगी। लैम्डा 35 सेंटीमीटर है, तो वो मीटर्स में करेंगे 0.35 मीटर, और डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर में, उसको मीटर में करना है, और टी फाइंड करना है हम लोगों ने। तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, ठीक है, हमारे पास फार्मूला। तो v जो है हमारे पास दरअसल होती है v इज इक्वल टू डी ओवर टी होता है, ठीक है ना। वेलोसिटी जो वेलोसिटी होती है स्पीड का, तो इससे हम लोग ये फाइंड कर सकते हैं कि t को हम लोग अगर इधर ले जाएं और v को नीचे कर दें, तो t इज इक्वल टू डी ओवर वी हम लोगों ने फार्मूला ड्राइव कर लिया है, ठीक है। तो अब v जो थी, v हमारे पास आ गई, v हमने ये वाली एफ लैम्डा से फाइंड करनी है ना, तो इन दोनों को f को और लैम्डा को मल्टीप्लाई किया तो 700 मीटर पर सेकंड आ गया। तो अब t के लिए हम लोगों ने क्या करना है, ये फार्मूला था t इज इक्वल टू डी ओवर वी। तो d क्या है हमारे पास 1500 मीटर, और v क्या है हमारे पास 700, तो ये डिवाइड करेंगे तो 2.14 सेकंड। तो टाइम टेकन कितना आ गया 2.14 सेकंड। इसके अलावा भी न्यूमेरिकल्स में एग्जांपल्स भी आ सकती हैं, आप लोगों ने जिस जिस पेयर को सिलेक्ट करना है उनकी एग्जांपल्स भी साथ करनी है, ठीक है। कोई ये लोहे पे लकीर नहीं है कि जो मैं करवा रहा हूँ वही आ जाए, इसके अलावा भी आ सकती है। मैं जो करवा रहा हूँ ये तो 1 बोर्ड में आएंगी, 2 बोर्ड में आएंगी, 3 में आ जाएंगी, 4 में आ जाएंगी, इससे ज़्यादा बोर्डों में नहीं आनी। तो आप लोगों ने तैयारी अच्छी करनी है। आगे एक्सप्लेन जॉल्स लॉ, हाउ इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डिसिपेटेड इन अ रेजिस्टेंस। जॉल का कानून बयान करें, एक रेजिस्टेंस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे वाजे होती है। तो ये भी जो है वीक बच्चों के लिए लिखा हुआ है, जो शॉर्ट में लिखा हुआ है, तो वो ये कर सकते हैं। उसके अलावा जो है वो मैं उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम वालों को बुक से लगवा देता हूँ। तो बुक की तरफ चलते हैं, तो मैं लगवाता हूँ। तो पेज नंबर 105 पे 105 पे कंसीडर से लेके कंसीडर 2 पॉइंट विद द पोटेंशियल डिफरेंस से लेके आप लोगों ने यहाँ तक लिखना है, तो तब आप लोगों का नंबर पूरे मिलने हैं। उसके अलावा उर्दू मीडियम में अगर तो मैं कहूँ तो उसके अंदर भी पेज नंबर 122 पे फ़र्ज़ करें दो नुकात के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस v वोल्ट है से लेके आपने यहाँ तक लिखना है, तब आपको पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर कोई वीक बच्चे हैं तो वो इतना ही लिख लें, तो तब भी आप लोगों को 2-3 नंबर तो मिल ही जाएंगे, उम्मीद है, ठीक है। उसके अलावा अगर उर्दू मीडियम वाले हैं तो उर्दू मीडियम वाले शॉर्ट कैसे लिखेंगे, उन्होंने शॉर्ट लिखने के लिए क्या करना है, उन्होंने ये तारीफ़ लिखनी है, ठीक है। तारीफ़ लिखने के बाद यहाँ पे लिखना है जब चार्ज क्यू हरकत करता है, 1 मिनट में यहाँ से बता देता हूँ। तो वो उन्होंने क्या करना है कि वो सीधी सीधी यहाँ से लेके ना, यहाँ से अगर हम नहीं W इज इक्वल टू क्यू वी से शुरू करें, आगे अगर क्यू चार्ज टी ये सारा कुछ लिख के ना तो यहाँ तक लिख दें, ठीक है। यानी कि ये वाली जो इक्वेशंस हैं इसको थोड़ा बहुत ड्राइव कर दें, तो उन्हें भी कुछ ना कुछ नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद आगे चलते हैं तो न्यूमेरिकल की तरफ। तो कार्बन 14 की हाफ लाइफ 5730 साल है। किसी नमूने में C14 की मिकदार को अपनी इब्तदाई मिकदार का 1/8वां हिस्सा रह जाने में कितना वक्त लगेगा। तो द हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14 इज़ 5730 years. How long will it take for the quantity of C14 in a sample to drop 1/8 of its initial quantity? तो पहली जो हाफ लाइफ है T इज इक्वल टू 1/2, इस तरह करके लिखते हैं ना, T 1/2, ठीक है। वो फर्स्ट हाफ लाइफ इस तरह करके उसने लिख दिया, फिर 1/4 जो है वो दूसरी हाफ लाइफ होगी, और तीसरी फिर 1/8 होगी। तो टोटल हाफ लाइफ कितनी हो गई हमारे पास 3। तो टोटल टाइम कितना आ गया हमारे पास 3 करेंगे हम, 3 × 5730 ईयर। तो टोटल टाइम कितना लग जाएगा 17190 साल लग जाएंगे। तो ये था हमारे पास पूरा गैस पेपर मैंने कर दिया। लेकिन मैंने आप लोगों को बार बार बताया कि सिर्फ जो चीज़ें मैंने बताई हैं वही नहीं इंपॉर्टेंट, उसके अलावा भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ख़ास तौर पे मशकी सवालात जो हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ये जो एक्सरसाइज में, इसी तरह इस चैप्टर के भी अगर तो मैं बताऊं तो इस चैप्टर में अगर जो और भी इम्पोर्टेंट जो है ना वो ये वाली चीज़ें हैं। यहाँ से
इसमें जो लॉन्ग और भी आ सकता है ना, इस चैप्टर में जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो यहाँ से हज़ार्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, उर्दू मीडियम वाले भी ये 14.13 निकाल लें, ठीक है। तो इंसुलेशन डैमेज की 3-4 लाइनें याद करें, उसके अलावा यहाँ पे दूसरा डैम्प कंडीशन, ठीक है, इसकी भी 2-3 लाइनें याद करें, ये भी याद होता है। उसके अलावा सेफ यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑन होम्स, फ्यूज़ की 2-3 लाइनें डेफिनेशन वगैरह याद करें, और उसके अलावा सर्किट ब्रेकर की 2-3 डेफिनेशन लाइनें याद करें, और अर्थ वायर की डेफिनेशन लिखें और 2-3 लाइनें याद करें एक्सप्लेनेशन के लिए। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि समरी करें याद, उसके अलावा फिर बाद में मल्टीपल चॉइस याद करें, हर चैप्टर के रिव्यू क्वेश्चन याद करें, कंसेप्चुअल क्वेश्चन याद करें, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करें, और इसके साथ साथ एग्जाम्पल्स भी करें, तब जाके सारा पेपर आप लोगों का हल होगा। जो लाइक बच्चे हैं उनके लिए, जिन्होंने सिर्फ पास होना है, सिर्फ पास होने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, मल्टीपल चॉइस, जो वीक बच्चे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करें और वो समरी करें, और उसके अलावा ये वाले जो क्वेश्चंस हैं रिव्यू वाले क्वेश्चन, अगर तो उनसे हो सके तो फिर कंसेप्चुअल वाले भी कर लें, नहीं तो रिव्यू वालों से गुजारा हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में।